नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशिकांत द्विवेदी और आप हैं हमारे YouTube चैनल पीएचडी कॉमर्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं अकाउंटिंग के प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन और गैप के बारे में। गैप, GAAP यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। दोस्तों, हर एक आर्ट, प्रोफेशन या मेथोडोलॉजी के अपने अपने प्रिंसिपल हुआ करते हैं। तो ठीक अकाउंटिंग के भी कुछ ऐसे ही प्रिंसिपल बने हुए हैं, उनको हमें आज पढ़ना है। आज के वीडियो में मैं यही कवर करूंगा। तो चलिए, let's move to the topic right now. चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग थ्योरी, प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट और गैप। गैप का पूरा मीनिंग क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। In order to maintain uniformity, consistency in accounting records, certain rules or principles have been developed which are generally accepted by accounting profession. दोस्तों, हमें प्रिंसिपल की जरूरत क्यों है ये जानते हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था अकाउंटिंग की डेफिनेशन को। अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या कहती है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ तक पढ़ा था हमने। उस डेफिनेशन की पहली लाइन में लिखा था अकाउंटिंग इज एन आर्ट, यानी अकाउंटिंग एक कला है। दोस्तों, अगर ये प्रिंसिपल ना होना तो हर कोई अपनी अपनी मेथड को अप्लाई करेगा, अपने अपने प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेगा। हर किसी के अपने अपने प्रिंसिपल्स होंगे, तो सबकी अकाउंटिंग भी अलग अलग होगी। कि हम जब एक फर्म का दूसरी फर्म से कंपैरिजन करेंगे ना, तो वहाँ पे बहुत दिक्कत आएगी। और ना सिर्फ एक फर्म का दूसरी फर्म से कंपैरिजन करने में, बल्कि अगर हम एक ही फर्म में और उसके कई साल के रिकॉर्ड्स को अगर हम आपस में कंपैरिजन करना चाहें तो वहाँ पे भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि हर साल वो हो सकता है कि अलग अलग मेथड अप्लाई करे। तो यहाँ पे हमारे प्रिंसिपल की ज़रूरत पड़ती है जो सब पर सेम तरीके से अप्लाई हो। हर कोई उस प्रिंसिपल को अपनाए, तभी कंपैरिजन हो पाएगा। ठीक है। However, the principle of accounting are not static in nature. दोस्तों, ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, ये हमेशा चेंज होने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है ना, वो हमेशा चेंज होता रहता है। तो ये हमारे प्रिंसिपल भी चेंज होते रहते हैं। हमारा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो बहुत ही डायनामिक नेचर का है, डायनामिक, हमेशा चेंज होने वाला। तो ये प्रिंसिपल भी हमेशा चेंज होते रहते हैं। These are constantly influenced by changes in legal, social and economic environment. दोस्तों, ये हमारा जो लीगल, सोशल, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो हमेशा चेंज होता रहता है। हमेशा लॉ चेंजेस होते रहते हैं। हमारा जो सोसाइटी की जो नीड है वो भी हमेशा चेंज होती रहती है। और हमारे यूजर्स की जो नीड होती है ना, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के कई सारे यूजर्स भी होते हैं, तो उनकी नीड भी चेंज होती रहती है। उनकी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट भी हमेशा चेंज होती रहती है। तो हमारी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल जो होते हैं ना, वो उसी हिसाब से चेंज होते रहते हैं। दीज प्रिंसिपल आर ऑल्सो नोन एज कॉन्सेप्ट, कॉन्वेंशन, एजम्पशंस। दोस्तों, ये जो प्रिंसिपल होते हैं ना, इन्हीं को हम कॉन्सेप्ट बोलते हैं, इन्हीं को कॉन्वेंशन बोलते हैं, इनको एजम्पशंस भी कहते हैं। ठीक है। इन सब का मीनिंग एक ही होता है। आप कोई भी सा भी वर्ड यूज कर सकते हो। आगे पढ़ते हैं। ये प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। हमारा पहला प्रिंसिपल है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, बिजनेस हैज अ डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ऑनर फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। दोस्तों, अकाउंटिंग के पर्पस से ना एक बिजनेस और उसके ऑनर का अस्तित्व अलग अलग माना जाता है। ऐसा इसलिए ना, क्योंकि चलिए आपको थोड़ा सा ना इनकम टैक्स के कॉन्सेप्ट पे ले चलता हूँ। इनकम टैक्स जो है वो किस पे लगाया जाता है? हमारी इनकम पे। और इनकम कहाँ से डेराइव होती है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू से हम एक्सपेंसेस माइनस कर दे तो हमारा इनकम बचता है। ठीक है। और टैक्स जो लगाया जाता है वो इनकम पे लगाया जाता है। दोस्तों, ये एक्सपेंसेस जो है ना, ये कौन से होते हैं? हमारे बिजनेस वाले या पर्सनल एक्सपेंसेस? तो ध्यान से सुनिएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट ना होता ना, तो एक ऑनर जो है वो अपना सारा का सारा एक्सपेंसेस रेवेन्यू से ही चार्ज कर देता था,
चाहे वो उसके पर्सनल वाले हो या फिर बिजनेस वाले, क्योंकि उसे टैक्स भी देना है, ठीक है। तो उसका टैक्स लायबिलिटी कम से कम बने, इसके लिए उसे इनकम को भी कम करना होगा। तो वो सारे के सारे पर्सनल एक्सपेंसेस भी अपने रेवेन्यू से ही चार्ज कर देगा और उसे कम कर देगा, बल्कि कम क्या, उसे 0 तक ले आएगा, ताकि उसकी टैक्स लायबिलिटी कुछ भी बने ही ना। तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट की रेलिवेंस है। हम अपने पर्सनल एक्सपेंसेस अपने रेवेन्यू में से चार्ज नहीं कर सकते। पर्सनल एक्सपेंसेस जो इनकम बचेगी ना, आप उसमें से जितना भी खर्चा करना है कर लो, लेकिन हमारा टैक्स देने के बाद ये गवर्नमेंट का कहना है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता तो गवर्नमेंट को बहुत रेवेन्यू का लॉस हो जाता। कीपिंग दिस इन व्यू, पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ द ऑनर शुड नॉट बी चार्ज फ्रॉम द रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस। पर्सनल एक्सपेंसेस हम अपने रेवेन्यू से चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है। ओनली दोज एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड बाय ऑनर इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में ना एक्सपेंसेस की डेफिनेशन भी पढ़ी थी। क्या कहती है वो डेफिनेशन, जरा उसकी डेफिनेशन पे आपको ले चलता हूँ। ये थी हमारी डेफिनेशन, कॉस्ट इनकर्ड बाय बिजनेस इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू आर नोन एज एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस की डेफिनेशन में ही ये लिखा हुआ है कि वो सारे खर्चे जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किए गए हों। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब भी आपको अच्छे से समझाया था मैंने, कि जैसे कि अगर मैं बिस्कुट बनाता और बेचता हूँ तो ये मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, लेकिन अगर मैं फर्नीचर खरीदता हूँ तो वो मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। लेकिन अगर मैं बिस्कुट बेचने वाला ना होकर अगर एक कारपेंटर हूँ तो फर्नीचर मेरा गुड्स है, फर्नीचर को बेचना और खरीदना ये मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। तो एक्सपेंसेस की डेफिनेशन आपको याद आ गई होगी, वो सारे खर्चे जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। दोस्तों, अकाउंटिंग की डेफिनेशन में ही आप लोगों ने पढ़ा था कि ओनली दोज टर्म्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मनी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। केवल वही सारे ट्रांजैक्शन और इवेंट रिकॉर्ड किए जा सकते हैं जिनकी कोई मनी वैल्यू हो, जिनको मनी की टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर सकें। ये हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन में ही पढ़ लिया था। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, यानी इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस फर्म वुड कंटिन्यू टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशन इंडेफिनिटली, यानी कि एक ऑनर जो है उसका अपना बिजनेस हमेशा कंटिन्यू रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कौन सा होता है, क्या होता है ये, रेफर टू द टाइम इंटरवल एट द एंड ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज आर प्रिपेयर्ड। वो टाइम इंटरवल जिसके बाद हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं। किस लिए प्रिपेयर किए जाते हैं, टू नो वेदर इट हैज अर्न प्रॉफिट और इनकर्ड लॉस ड्यूरिंग दैट पीरियड, यानी कि हमने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया ये जानने के लिए, ठीक है। And what exactly is the position of asset and liabilities at the end of the period, यानी कि हमारे एसेट और लायबिलिटी की पोजीशन क्या रही वो भी जानने के लिए हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑल एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट देयर परचेज प्राइस विच इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन एंड मेकिंग द एसेट रेडी टू यूज। दोस्तों, हमारी जो कॉस्ट ऑफ एसेट जो होती है ना, वो सिर्फ हमारी परचेज प्राइस ही नहीं होती, उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन ये सब इंक्लूड होता है। मान लीजिए कि अगर हम हमारी एसेट खरीदते हैं, हम कोई मशीनरी खरीदते हैं मान लीजिए, तो उस मशीनरी को उस दुकान से खरीदने से लेकर उस हम जब फैक्ट्री तक लाते हैं तो तब भी तो हमारा खर्चा होता है, तो वो सभी हमारी कॉस्ट में इंक्लूड होता है, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वो सारी की सारी जो एसेट है वो हमारे उसी कॉस्ट पे, वो एक्यूमुलेटेड कॉस्ट जो होती है उसी पे रिकॉर्ड होने चाहिए, ये कहता है ये कॉन्सेप्ट। लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन है। क्या है वो लिमिटेशन, देखते हैं। हाउएवर, एन इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज दैट इट डज नॉट शो द ट्रू वर्थ ऑफ द बिजनेस एंड विल लीड टू हिडन प्रॉफिट। दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट का प्राइस जो है ना वो फ्लक्चुएट होता रहता है। वो उसका प्राइस अगर मान लीजिए बढ़ जाता है बाद में, तो प्राइस तो एक्चुअली में उसका कुछ और है, मार्केट में बढ़ा हुआ है,
लेकिन हमारे बैलेंस शीट में अभी भी वो कम प्राइस पे ही रिकॉर्ड हो रखा है, जितने पे हमने खरीदा था उसी पे रिकॉर्ड हो रखा है। तो एक हमारे पास हिडन प्रॉफिट है, ठीक है। हमारा प्रॉफिट जो है वो उतने से बढ़ना चाहिए, हमारे कॉस्ट जो हमारा उसका इन्वेस्टमेंट का प्राइस है उसे बढ़ा के दिखाना चाहिए, लेकिन हम नहीं दिखा रहे, हम कॉस्ट पे ही उसको दिखा रहे हैं। तो एक हिडन प्रॉफिट हमारे पास है, तो ये ट्रू पिक्चर को शो नहीं करता, ठीक है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट का ज़्यादा यूज नहीं किया जाता। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, दोस्तों ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये पूरी अकाउंटिंग का बेस है, ठीक है। पूरी अकाउंटिंग जो है ना वो इसी के इर्द गिर्द घूमेगी, यही पूरी अकाउंटिंग का फंडामेंटल है, बेस है, चाहे जो कह लो। क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट? दोस्तों ये कॉन्सेप्ट कहता है ना कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो पहलू हुआ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर राम ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, और 50 लाख रुपए लगाए अपने बिजनेस में। राम स्टार्टेड business by investing in a sum of rupees 50 lakh. The amount of money brought in by Ram will result in increase in asset. वो अगर कैश लाया है तो हमारी एसेट बढ़ेगी, क्योंकि कैश भी हमारी एक एसेट है, और साथ ही साथ उसकी कैपिटल भी बढ़ गई। तो इसके दो पहलू हुआ करते हैं, हर एक ट्रांजैक्शन जो है ना वो दो पहलू होते हैं इसके, ये कहता है ये कॉन्सेप्ट। और ये पूरा का पूरा अकाउंटिंग जो है ना वो इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। दोस्तों रेवेन्यू की डेफिनेशन हमने पिछले क्लास में ही पढ़ ली थी, पिछले वीडियो में ही पढ़ लिया था। क्या कहती है ये रेवेन्यू की डेफिनेशन? रेवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन एंटरप्राइजेस एंड यूज बाय अदर ऑफ एंटरप्राइजेज रिसोर्सेज यील्डिंग इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड डिविडेंड। ये हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है ये देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन इट इज रियलाइज्ड। यानी कि अगर हमने किसी को माल बेचा है, ठीक है, तो उसके लिए वो जितनी उसकी गुड्स की वैल्यू है उतने पे रिकॉर्ड होने चाहिए, और वो डेफिनेटली होना चाहिए कि हमें बाद में वो अमाउंट रिसीव हो जाएगा। तो रेवेन्यू हमें तभी रिकॉर्ड करनी चाहिए जब वो एक्चुअली में रियलाइज हो जाती है, ठीक है। आई होप इतना समझ गए होंगे। रेवेन्यू इज एज्यूम्ड टू बी रियलाइज्ड व्हेन ए लीगल राइट टू रिसीव इट अराइजेस। यानी उस इनकम को रिसीव करने का हमें लीगल राइट मिल जाता है, तब हम मानते हैं कि वो हमारे रियलाइज हो गई है। लीगल राइट टू रिसीव होना चाहिए यहाँ पे ये इसकी प्रेजेंस बहुत मायने रखती है, इसकी रिकॉग्निशन के लिए, इसकी रिकॉर्डिंग के लिए। सिमिलरली इनकम सच एज रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट, दीज आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन टाइम बेसिस। यानी कि मान लीजिए कि अगर हमने अपना बिजनेस किसी ऑफिस में अपना शुरू किया है, तो अगर उसका अगले महीने हम एक महीना हम वहाँ पे रह लेते हैं, हम अपना बिजनेस एक महीने तक वहाँ पे रन करते हैं, तो उसका रेंट ड्यू हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम लैंडलॉर्ड हैं तो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रेंट को बुक कर लेंगे। वो क्यों कर लेंगे? क्योंकि एक महीना भाई किसी दूसरे बंदे ने वहाँ पे बिजनेस किया है, वहाँ पे अपना बिजनेस को चलाया है, वहाँ पे रहा है, तो उसका रेंट वो उसे बुक कर लेगा। ये कॉन्सेप्ट ये इस कॉन्सेप्ट का मतलब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एक्सपेंसेस आर इनकर्ड इन अकाउंटिंग पीरियड शुड बी मैच्ड विद द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड ओनली। यानी कि अगर हमने इस साल कोई रेवेन्यू कमाया है तो हम उसमें से जो एक्सपेंसेस चार्ज करेंगे वो भी इसी अकाउंटिंग ईयर का होना चाहिए, वो भी इसी साल का होना चाहिए, ठीक है। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर हम किसी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट सिखा रहे हैं ना, हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसके कई सारे यूजर्स होते हैं, है ना। तो अगर हम उनको बुक्स ऑफ अकाउंट सिखा रहे हैं तो उसमें सारे के सारे मटेरियल एस्पेक्ट और रेलिवेंट फैक्ट इंक्लूड होने चाहिए। The principle of full disclosure require that material and relevant fact concerning financial performance of an enterprise must be fully and completely disclosed in financial statement and their accompanying footnotes. ऐसा इसलिए ना क्योंकि मान लीजिए जैसे हम अपने बिजनेस के लिए लोन के लिए अप्लाई करते हैं
किसी बैंक में जाते हैं तो बैंक वाला लोन अप्रूव करने से पहले हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही देखेगा। वो यहाँ से ये जानना चाहेगा कि हम बाद में उसके पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस लौटा पाएंगे कि नहीं लौटा पाएंगे। तो ये डिसीजन तो उसका है ना कि वो हमें बैंक लोन अप्रूव करेगा या नहीं करेगा, और वो सब डिसीजन जो लेगा वो हमारी परफॉर्मेंस को देखने के बाद ही लेगा। लेकिन अगर हम अपनी परफॉर्मेंस को ही फॉल्सिफाई कर दें तो इसमें तो उसका ही नुकसान है ना। ठीक है, तो हमें फुल्ली डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि हमारे सारे के सारे मटेरियल एस्पेक्ट और रेलिवेंट फैक्ट जो हैं वो सारे के सारे इंक्लूड होने चाहिए हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट ये कहता है ना कि हमारे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है ना, जो हम अप्लाई कर रहे हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, वो यूनिफॉर्म और कंसिस्टेंट होने चाहिए हर साल, और हम उसे तब तक चेंज नहीं करें जब तक हमारे सर्कमस्टांसेस चेंज नहीं हो जाते। जब तक हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत ना आन पड़े तब तक हम उसे चेंज नहीं करें, क्योंकि ये फैसिलिटेट करता है इंटर फॉर्म और इंटर पीरियड कंपैरिजन को। हम हर साल अगर एक जैसे प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तभी तो हम कंपेयर कर सकेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट, इसे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहते हैं, और ये क्या कहता है? It requires that profit should not be recorded until it is realized, but losses, even though which may have a remote possibility, are to be provided. दोस्तों प्रॉफिट को हमें तब तक अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए जब तक वो एक्चुअली में रियलाइज ना हो जाए। अच्छा, थोड़ी देर पहले हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन इट इज रियलाइज्ड। ठीक है, रियलाइज्ड का मतलब क्या होता है? व्हेन ए लीगल राइट टू रिसीव इट अराइजेस। जब तक हम उसे रिसीव करने का लीगल राइट नहीं मिल जाता तब तक हम नहीं कह सकते कि वो रियलाइज हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट ऑल लॉसेस इवन दो विच में हैव ए रिमोट पॉसिबिलिटी, जब हमें सारे के सारे लॉसेस प्रोवाइड करने चाहिए भले ही उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही रिमोट हो, बहुत ही दूर की आशंका हो कि हमें लॉस हो सकता है। ठीक है, तो हमें उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। टू इलस्ट्रेट वैल्यूइंग क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यूएशन होती है ना, वो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर पे होती है। क्लोजिंग स्टॉक हमारा कौन सा होता है? जो हमारा इस साल माल बेचने से रह गया, हम उसे आगे अगले फाइनेंशियल ईयर में सेल कर सकते हैं। क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्या होते हैं? अच्छा दोस्तों, पिछली बार जब अपने पिछले वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग की टर्म्स लिखवा रहा था ना, तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट, एक वर्ड रह गया था मेरे से। वो अपने बुक्स में आप लिख ले, आप उसे नोट कर ले, मैं ऐसे ही बता देता हूँ अपने शब्दों में, आप उसे लिख लीजिएगा। वो है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होते हैं? जैसे हमने किसी को माल बेचा और वो डिफॉल्ट कर गया, उसने हमारे पैसे नहीं लौटाए, वो इंसॉल्वेंट हो गया, इस हालत में ही नहीं रहा कि वो हमारा अमाउंट पे कर सकता है, तो वो जो अमाउंट हमारा डूब गया ना, वो हमारा बैड डेब्ट्स होता है। ठीक है, उसके लिए भी हम अलग से प्रोविज़न बनाते हैं। हमें अगर ये आशंका होती है कि ये डेटर हमारा पैसा नहीं दे पाएगा, तो उसके लिए हम प्रोविज़न बना लेते हैं। तो उसको कहते हैं प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। इसको प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंट ऑन डेटर्स। दोस्तों अगर कोई ऐसा कस्टमर है जिसके पास पूरे पैसे नहीं है, तो हम उसे कह देते हैं कि भाई तू जितना है ना उतना ही देते हैं, और जो नहीं दे पा रहा ना उसको हम एज ए डिस्काउंट हम बुक कर लेते हैं। उसको एज ए बैड डेब्ट्स भी हम कह सकते हैं कि हम इसे रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन बैड डेब्ट्स उतना अच्छा नहीं होता हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ना। वो अगर हम उसे रिकॉर्ड कर लें तो कई बार हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट। दोस्तों जैसे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ना फिक्स एसेट के ऊपर, डेप्रिसिएशन क्या होता है? जो हमारे फिक्स एसेट में नॉर्मल वेयर एंड टियर होते हैं,
हर साल हमारी जो फिक्स एसेट की वैल्यू जो डिक्रीज होती रहती है वो अमाउंट हमारा डेप्रिसिएशन कहलाता है। तो सेम चीज़ इंटेंजिबल एसेट्स के साथ भी हो सकती है। वो एसेट जिसको हम टच नहीं कर सकते, हम देख नहीं सकते, वो एसेट कौन कौन सी होती है? गुडविल, पेटेंट्स। पेटेंट्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। गुडविल क्या होती है दोस्तों? ये गुडविल जो होती है ना, वो हमारी फर्म की रेपुटेशन होती है। रेपुटेशन जैसे कि हमारा बिजनेस काफ़ी अच्छा खासा चल रहा है ना, तो जो हमारी एडिशनल वैल्यू जो है ना, जैसे कि हमारी जो वैल्यूएशन होती है ना, वो एसेट माइनस लायबिलिटी करके होती है। जो हमारी कैपिटल होती है ना, वही हमारी फर्म की टोटल वैल्यू होती है। तो सपोज अगर हमारी एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल टू 1.5 लाख रुपए है, और हम उसे अपने बिजनेस को बेच रहे हैं, लेकिन वो हमें 1.5 लाख, हम उसे सिर्फ 1.5 लाख में तो नहीं बेच देंगे, क्योंकि हमने अपने बिजनेस को काफ़ी समय तक चलाया है, उसका मार्केट में कुछ नाम है, तो हम 1.5 लाख में नहीं बेचेंगे। हम उसे 1,80,000 में बेच सकते हैं, 2 लाख रुपए में बेच सकते हैं। तो हमारी जो फर्म की वैल्यू है वो 1.5 लाख है, लेकिन बिक रहा है वो 1,80,000 में, तो 30,000 का अमाउंट जो है ना, वो हमारा गुडविल कहलाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो इसकी भी अलग से वैल्यूएशन होती है, वो हमारे 12th क्लास का टॉपिक है। जब हम 12th क्लास में पार्टनरशिप अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसे अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अपने टॉपिक पर आते हैं, तो हम उसको राइट ऑफ करते हैं हर साल। जैसे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ना, वैसे ही फिक्स एसेट के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है डेप्रिसिएशन, और इंटेंजिबल एसेट के लिए जो वर्ड यूज होता है ना, वो होता है राइट ऑफ, ठीक है। राइट ऑफ intangible asset like goodwill, patents, etc. from the books of accounts are some of the example of application of principle of conservatism. तो ये जो हमारा लॉस हो रहा है ना, हमें चाहे वो डेप्रिसिएशन हो या फिर हम इंटेंजिबल एसेट राइट ऑफ कर रहे हो, चाहे प्रोविजन फॉर डाउटफुल टैक्स बना रहे हो, तो ये सारा हमारा कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। हम अपने प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म फॉलो कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। दोस्तों, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि हमारी जो अकाउंटिंग होती है ना, वो मटेरियल एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। इममटेरियल और इररेलेवेंट आइटम्स पे हमें फोकस नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि फॉर एग्जांपल हमारे ऑफिस में कई सारे क्लाइंट्स भी आते हैं, कई सारे गेस्ट आते हैं, है ना, तो उनको हम चाय ऑफर करते हैं, स्नैक्स ऑफर करते हैं, तो इससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो बहुत ही इममटेरियल होते हैं, है ना। हम उन पर ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते। वो ऐसे एक्सपेंसेस को ना हम जैसे कि इसका अमाउंट कुछ भी हो सकता है, 1,000 हो सकता है, 2,000 हो सकता है, तो इस अमाउंट को ना एक ही बार में पेटी एक्सपेंसेस में चार्ज करके ख़त्म कर देना चाहिए। इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें ध्यान देना चाहिए मटेरियल एस्पेक्ट्स को के ऊपर। मटेरियल एस्पेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? Any fact is considered to be material if it is reasonably believed that its knowledge which would influence the decision of informed users of financial statements. दोस्तों, हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कई सारे यूजर्स होते हैं ना, तो उनके डिसीजन को जो अफेक्ट करे वो हमारा मटेरियल एस्पेक्ट है, ठीक है। जैसे हम अगर बैंक लोन के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो बैंक लोन के लिए अप्लाई करते समय वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखता है ना, वो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को देखता है और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को देखता है, ये देखने के लिए कि बाद में हम उसका पैसा लौटा पाएंगे कि नहीं लौटा पाएंगे, तो वो उसके लिए मटेरियल एस्पेक्ट है। ऐसे हमारे कई सारे यूजर्स हो सकते हैं, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसके लिए भी इनकम हमारी इनकम जो है वो ज़्यादा रेलिवेंट है, क्योंकि उसे उस पर टैक्स लगाना है, तो वो इनकम जो है वो उसके लिए मटेरियल एस्पेक्ट है ना। हर यूजर्स का अपना अपना मटेरियल एस्पेक्ट हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मनी स्पेंट ऑन क्रिएशन ऑफ एडिशनल कैपेसिटी ऑफ थिएटर वुड बी मटेरियल फैक्ट as it is going to increase the future earning capacity of the enterprises. Suppose हमारा एक सिनेमा हॉल है ना, और हम अपने थिएटर की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं एडिशनल स्पेस लेकर, ठीक है, तो हमारा फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा सकता है, तो वो हमारा मटेरियल एस्पेक्ट है। तो इसका हमें डिस्क्लोजर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में देना चाहिए, ठीक है। और मटेरियल एस्पेक्ट ऐसा नहीं है कि हमें लॉस ही हो,
है ना। अगर हमें कोई प्रॉफिट भी होने वाला है ना, तो वो भी हमारा मटेरियल एस्पेक्ट ही है, वो उसे भी हमें डिस्क्लोज करना चाहिए, वेदर इट इज इन द बेनिफिट ऑफ स्टेक होल्डर्स और नॉट। जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो यूजर्स होते हैं वो हमारे, उन्हीं को हम स्टेक होल्डर्स भी बोलते हैं। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, देखते हैं दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट कहता है ना कि हमारे जो भी ट्रांजैक्शंस या फिर कोई इवेंट्स होते हैं ना, तो उससे रिलेटेड एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई वाउचर हमारे पास होना चाहिए, जिससे ये पता लगे कि हमारे पास जो भी रिकॉर्ड्स हैं उससे वो एक्चुअली में वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन और इवेंट्स हुए हैं। ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी रिक्वायर्स दैट अकाउंटिंग transaction should be recorded in objective manner and free from bias of accountants and others। जब तक हमारे पास कोई भी ट्रांजैक्शन के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ना हो ना, तब तक हम उसकी अकाउंटिंग नहीं कर सकते। दिस कैन बी पॉसिबल व्हेन ईच ऑफ द ट्रांजैक्शन इज सपोर्टेड बाय वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट्स और वाउचर्स। ठीक है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स और वाउचर होने चाहिए। For example, if the goods purchased on credit, this transaction should be supported by a copy of invoice and delivery challans। अगर हमने कोई क्रेडिट सेल की है तो हमारे पास उसकी कॉपी ऑफ इनवॉइस होनी चाहिए। सॉरी, परचेज ऑन क्रेडिट किया है तो हमारे पास उसकी कॉपी होनी चाहिए, इनवॉइस की कॉपी होनी चाहिए और डिलीवरी चालान की कॉपी होनी चाहिए। ठीक है। दिस प्रोवाइड्स द ऑब्जेक्टिव बेसिस ऑफ वेरीफाइंग द ट्रांजेक्शन, ताकि उसके बाद में वेरिफिकेशन हो सके। ठीक है। तो आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। नमस्कार। तो दोस्तों, अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे वीडियोज़ के अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।